चीन बिखर रहा है, बैंकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन फैल रहे हैं, लोग सरकारी अक्षमता से त्रस्त हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में जीवन इतना दयनीय हो गया है कि बड़ी तादाद में चीनी नागरिक देश त्याग रहे हैं। अमेरिका आने के लिए मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। आप इस बढ़ोतरी के बारे में क्या सोचती हैं? आप हमें किस तरह की पृष्ठभूमि बता सकती हैं? ये मुश्किल है। चीन का विशाल आकार इसे संदर्भ में रखना कठिन बनाता है। मेरे परिवार और देश दोनों मेरे ईसाई बनने के निर्णय से असहमत हैं और इसकी अनुमति नहीं देते। चीन के अधिकांश महानगरों में वीजा कार्यालयों में भारी भीड़ है क्योंकि व्यवसायी, विद्यार्थी, कर्मचारी और परिवार सामान बांधकर चीन त्याग रहे हैं। गिरती हुई आर्थिक स्थिति, भयानक जनसंख्या संकट और सीसीपी के अंतहीन सख्त शासन के बीच देश पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई लोग परिस्थितियों के और खराब होने से पहले ही पलायन कर पश्चिमी देशों में शरण ले रहे हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सीसीपी की ताकत बढ़ने के साथ चीन एक निगरानी राज्य बन गया है, जहां ज्यादातर समय ऐसा लगता है कि आपको 24 घंटे देखा जा रहा है, यहां तक कि जब आप भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तब भी। इससे नागरिक अशांति बढ़ी है और परिस्थिति समझना अधिक जटिल हो गया है। तो चीन में आने वाले पतन की बातें क्या हैं? आइए इसकी शुरुआत करते हैं। लंबे अरसे बाद चीन एक साथ कई दिशाओं से दबाव में है। कई समस्याएं देश को विभाजित करने की धमकी दे रही हैं। एक ओर जनसंख्या की समस्या बीजिंग को जकड़े हुए है। चीन में महंगी जीवन शैली और कठिन नौकरी की संभावनाओं के कारण परिवार कम बच्चे पैदा करने का निर्णय ले रहे हैं, जिससे जन्म दर में गिरावट आ रही है। यह बदलाव एक चेतावनी है, क्योंकि इसका अर्थ है कि कम युवा कार्यबल में आ रहे हैं, जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। कम कामगारों के कारण चीजों को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी समय देखभाल की जरूरत वाले बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और पेंशन योजनाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बढ़ती वृद्ध आबादी चीन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों की चिकित्सा और सहारे की जरूरतें भी बढ़ती हैं, जिससे सरकार पर खर्चों का भार बढ़ता है। कम युवा लोगों का मतलब है कम टैक्स योगदान, जिससे जरूरी सेवाओं के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो जाता है। यह परिस्थिति चीन के लिए चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर जब कई युवा बेहतर अवसरों की खोज में देश त्याग रहे हैं। कम जन्म दर और उच्च प्रवास के कारण श्रम बल को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। उनकी अनुपस्थिति चीन की पहले से ही मुश्किलों से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए एक समस्या है। चीन, जो पहले अपनी तीव्र औद्योगिक वृद्धि और मजबूत निर्यात के लिए जाना जाता था, अब भारी कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। देश का कर्ज, जिसमें सरकार, व्यवसाय और स्थानीय अधिकारी शामिल हैं, जीडीपी का लगभग 300% तक पहुंच गया है, जो लगभग $40 ट्रिलियन है। रियल एस्टेट बाजार, जो पहले अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक था, ने $2 ट्रिलियन से 2023 के बीच लगभग $2 ट्रिलियन का मूल्य गंवा दिया है। विशाल कर्ज वित्तीय संस्थानों पर दबाव बना रहा है और अर्थव्यवस्था में जनता का विश्वास घटा रहा है। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी जनता और दुनिया से झूठ बोलने का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वह इसे सबसे अच्छी तरह जानती है। हाल ही में चीन ने अपनी आर्थिक आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने देश में सेंसरशिप को और कड़ा बना दिया है। अधिकारी लोगों द्वारा आर्थिक संकट और बेरोजगारी संबंधी पोस्ट को सेंसर कर रहे हैं। चीन ने देश के बाहर भी ऐसे वीडियो को डाउनवोट करना जारी रखा जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ को उजागर करते हैं। इसीलिए एक बार फिर हमें आपकी मदद की जरूरत है। यदि आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, तो इससे हमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बॉट्स से निपटने में मदद मिलेगी। दुर्भाग्यवश चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए आर्थिक संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आर्थिक अस्थिरता के संकेत चीन के भविष्य में पतन की ओर इशारा कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और उसकी वित्तीय स्थिति नाजुक है, जो एक टिक टिक करती टाइम बम जैसी लगती है। चीन की जीडीपी वृद्धि में पिछले कुछ वर्षों में भारी गिरावट देखी गई है। ऐसा कैसे हुआ? आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में विकास दर 5.3% रही, जो पिछले दशकों की 2 अंकों की विकास दर से काफी कम है। बढ़ती युवा बेरोजगारी, जो कुछ शहरों में 21.3% तक पहुंच गई है, ने देश के भविष्य में लोगों के विश्वास को डिगा दिया है। चीन पर दबाव न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है।
2025 में ट्रंप द्वारा फिर शुरू की गई नई व्यापार युद्ध चीन के लिए चुनौतियां लेकर आई है। अमेरिका ने चीनी सामानों पर ऊंचे टैरिफ लगाकर चीन की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाया है। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी कृषि और तकनीकी उत्पादों पर टैरिफ लगाए हैं। यह कार्रवाई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और दोनों देशों के व्यवसायों के लिए लागत को प्रभावित कर रही है। चीन पहले से ही अधिक कर्ज और धीमी विकास दर के दबाव का सामना कर रहा है। यह अतिरिक्त दबाव इस अस्थिर स्थिति को और बढ़ा रहा है। आर्थिक समस्याओं के अलावा ऐसा लगता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP चीन को रहने लायक न बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। इन परेशानियों में से एक है कि किस तरह चीन को एक निगरानी राज्य में बदल दिया गया है, जिससे सामाजिक अशांति और बढ़ गई है। बीजिंग या शंघाई की सड़कों पर लगभग हर कोने पर हाईटेक कैमरे लगे हैं, जो न सिर्फ आपकी तस्वीर कैद करते हैं, बल्कि हर बार गुजरने पर आपको एक विशाल डाटाबेस से भी मिलाते हैं। नियम तोड़ने पर, जैसे तेज गाड़ी चलाना या रेड लाइट पार करना, कैमरा तुरंत पकड़ सकता है और जुर्माना लगा सकता है। ये सड़कों तक सीमित नहीं है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों में भी ऐसे कैमरे लगे हैं। नानयांग तियानजिन एयरपोर्ट पर कुछ यात्री सिर्फ चेहरे को स्कैन करके चेक इन की प्रक्रिया छोड़ सकते हैं। अलीबाबा जैसी कंपनियां चेहरे से भुगतान की सुविधा देती हैं। ये सुविधाएं रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती हैं, लेकिन इससे निजता कम होती जा रही है। यह डरावना है कि आपकी हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि हर आधुनिक देश जैसे अमेरिका और UK में भी भारी निगरानी होती है। आप कुछ हद तक सही हैं और कुछ हद तक गलत भी। अमेरिका और UK में कैमरे हैं, लेकिन चीन के विशाल निगरानी नेटवर्क जैसा कुछ नहीं है। 540 से 626 मिलियन CCTV कैमरों के साथ, यानी हर 2.3 लोगों पर एक कैमरा, चीन में विश्व का सबसे अधिक निगरानी घनत्व है। अमेरिका में 85-100 मिलियन कैमरे हैं, यानी लगभग हर 4.6 लोगों पर एक कैमरा, जो ज्यादातर निजी व्यवसायों द्वारा संचालित होते हैं। UK में 5.2 मिलियन कैमरे हैं, यानी हर 13 लोगों पर एक कैमरा, जो इसे यूरोप में सबसे अधिक निगरानी वाला देश बनाता है। लंदन में हर 14 लोगों पर एक कैमरा के बावजूद वह चीन के स्तर तक नहीं पहुंच पाता। हर कार्रवाई रिकॉर्ड की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसे संग्रहित किया जाता है। यह सवाल उठाता है कि निगरानी में रहते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी बची रहती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने शिनजियांग में लोगों के चेहरे और व्यवहार से डेटा एकत्र करने के लिए शक्तिशाली प्रणाली विकसित की है। इसका मकसद है कि हर किसी के बारे में सब कुछ जानना। उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग में 13 मिलियन तुर्किक मुसलमान पहले से ही चीनी सरकार के हाथों असाधारण दमन झेल रहे हैं। अधिकारी एक निगरानी राज्य बना रहे हैं ताकि वे लोगों की हर गतिविधि पर नजर रख सकें। हर 200 मीटर पर एक पुलिस चेक पॉइंट होता है। अगर आप उइगर हैं तो वे आपको रोकते हैं। वे बस पूछते हैं आपका पहचान पत्र कहाँ है। अधिकारी आपका पहचान पत्र मांगते हैं और उसका नंबर डालकर आपकी सारी जानकारी देख सकते हैं। शिनजियांग की निगरानी प्रणाली के केंद्र में एक उपकरण है, इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म या इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म। इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म में एक ऐप है जिससे पुलिस और सरकारी अधिकारी लोगों के बारे में धार्मिक आदतों से लेकर ब्लड ग्रुप तक की बहुत सारी निजी जानकारी ट्रैक करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच को इस ऐप की एक कॉपी मिली और उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल करके उसके सोर्स कोड यानी ऐप के डिजाइन को देखा। जब कोई अधिकारी किसी व्यक्ति की प्रोफाइल खोलता है तो ये कुछ ऐसा दिखता है। वे व्यक्ति का नाम, ID नंबर, जातीयता दर्ज करते हैं और अधिकारी व्यक्ति के ID कार्ड की फोटो लेकर चेक करते हैं कि वह उसके चेहरे से मिलता है या नहीं। स्क्रॉल करते ही आप देखते हैं कि व्यक्ति से उनका पता, लंबाई, रक्त समूह, शिक्षा स्तर, पेशा, राजनीतिक संबद्धता और कार्य से जुड़ी जानकारी एकत्रित की जा रही है। सूची आगे बढ़ती जाती है। ऐप से मिली जानकारी केंद्रीय सिस्टम में जाकर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वाले CCTV कैमरे और वाईफाई स्निफर जैसी अन्य निगरानी प्रणालियों की जानकारी से मिल जाती है, जो चेक पॉइंट्स पर लोगों के फोन से डेटा निकालते हैं। यह सिस्टम किसी व्यक्ति को केवल उसके हाव भाव या व्यवहार के आधार पर संदिग्ध घोषित कर सकता है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा निशाना बनाया जाता है, जिससे उनकी ज्यादा निगरानी या हिरासत की संभावना बढ़ती है। ऐसे सिस्टम के सामने व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत सीमित हो जाती है। स्काईनेट एक ऐसा सिस्टम है जिसका नाम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है।
यह सिस्टम 1 सेकंड से कम में 99.8% सटीकता के साथ पूरी आबादी को स्कैन करता है, जिससे लगभग कोई हलचल छूटती नहीं। यह सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हर समय सभी पर निगरानी रखने की अनुमति देता है। शार्प आइज कार्यक्रम इस कड़ी निगरानी को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का लक्ष्य चीन के हर गांव में कैमरे स्थापित करना है। चाहे आप बड़े शहर या छोटे कस्बे में हों, सरकारी निगरानी हमेशा आपके आसपास मौजूद रहती है। निगरानी का जाल केवल अपराधियों को पकड़ने या जनता की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। सरकार के मुताबिक अब कई नागरिकों को लगने लगा है कि उनकी निजता के लिए कोई जगह नहीं बची है। यह ऐसा है जैसे आप एक कांच के बर्तन में रह रहे हों, जहां आपकी हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है और कोई छिप नहीं सकता। इसलिए कई लोग चीन छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। वे ऐसी जगहों पर रहना चाहते हैं जहां उन पर लगातार निगरानी न रखी जाती हो। स्वतंत्रता और निजता की चाह नागरिकों के पलायन को बढ़ा रही है। वे स्वयं से पूछ रहे हैं कि क्या यही जीवन वे जीना चाहते हैं। जब हर पल पर निगरानी रखी जाती है तो एक आम इंसान होने का साधारण सुख भी छिन जाता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने लोगों पर सख्त नियंत्रण रखती है। यह हर एक क्रिया का विश्लेषण करके रोजमर्रा की जिंदगी को वफादारी की एक कठिन परीक्षा में बदल देती है। यह सोशल क्रेडिट सिस्टम है। ऐसा कहा जाता है कि इसे वफादारी को इनाम और असहमति को सज्जा देने के लिए बनाया गया था। यह अपने नागरिकों की हर गतिविधि पर नजर रखता है, आज्ञाकारियों को अंक देकर इनाम और असहमत लोगों के अंक काटकर सजा देता है। इस सिस्टम में जिन लोगों के अंक ज्यादा होते हैं उन्हें ज्यादा आजादी मिलती है, जबकि जिनके अंक कम होते हैं उन्हें कड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई छोटी सी नियम तोड़ते हैं या कोई ऐसा विचार व्यक्त करते हैं जिससे मंजूरी नहीं मिली है, तो आपका स्कोर कम हो जाता है। वित्तीय सेवाओं और बुनियादी जरूरतों तक पहुंच अचानक से वंचित की जा सकती है। जो आप शायद नहीं जानते वह यह है कि आपका स्कोर यह भी तय करता है कि आप कितनी दूर यात्रा कर सकते हैं। नागरिकों के कम स्कोर होने पर उन्हें फ्लाइट या हाई स्पीड ट्रेन में यात्रा करने से रोका जा सकता है। इसका अर्थ है कि यदि आप कोई छोटी गलती करते हैं, जैसे सड़क पार करते समय नियम तोड़ना या अत्यधिक खर्च करना, तो आप घर पर फंस सकते हैं, जबकि अन्य लोग स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। क्या यह अजीब नहीं कि आपकी साधारण हरकतें तय कर सकती हैं कि आप यात्रा कर सकते हैं या नहीं? यह सीसीपी द्वारा कुछ नागरिकों को देश छोड़ने से रोकने का एक तरीका है। हर सज्जा एक ऐसी रुकावट बन जाती है जो आपको अपने शहर से बाहर के अवसरों को तलाशने से रोकती है। यह सिस्टम नौकरियों पर भी बड़ा असर डालता है। कई नियोक्ता, खासकर सरकारी कंपनियों में, आपको नौकरी देने से पहले आपका सोशल क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। यदि आपका स्कोर कम है तो आपको अविश्वसनीय समझा जा सकता है। इससे आपके लिए नौकरी के अवसर बंद हो सकते हैं और आपको कठिनाइयों भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। शिक्षा भी इसी तरह प्रभावित होती है। शिक्षण संस्थान आपको प्रवेश देने से पहले आपके अंक देख सकते हैं। कम स्कोर का मतलब हो सकता है कि आप पढ़ाई और भविष्य बनाने का अवसर गंवा दें। इससे लोग सोचते हैं कि जब हर कदम एक ही सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है तो वे सफल कैसे हो सकते हैं। क्या आप एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी शिक्षा को जोखिम में डालना चाहते हैं? उन्हें लगातार ऐसे फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों द्वारा निगरानी में रखा जाता है जो तुरंत चेहरे को नाम से जोड़ सकते हैं। अब चीनी लोगों को भी 950 अंकों में से एक अंक देकर रैंक किया जाता है। 700 के आसपास का स्कोर अच्छा माना जाता है। 500 के आसपास का स्कोर अच्छा नहीं माना जाता। फिलहाल ये नंबर एक प्रकार की बैंक क्रेडिट रेटिंग है जो सभी के खर्च पैटर्न पर निगरानी रखती है। मुझे लगता है कि रैंकिंग होना अच्छी बात है। किसी भी समाज में नियम होने चाहिए। यह हमें अच्छा व्यवहार करने को बाध्य करता है। ये डरावना लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। हमने इसे स्वीकार लिया है क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। बिग डेटा का उपयोग करके यह सिस्टम एक नैतिक समाज के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित बुरे नागरिकों के लिए एक ब्लैकलिस्ट बनाई है जिनकी रेटिंग 0 तक गिर गई है। इसमें कंपनियों के साथ साथ अब तक 23 मिलियन लोग भी शामिल हैं। इनमें से एक पत्रकार ल्यूहू भी हैं। वह उच्च स्तरीय पार्टी सदस्यों में भ्रष्टाचार उजागर करने के करीब थे। जिस कहानी पर उन्होंने लिखा था उसके कारण मानहानि का मुकदमा होने के बाद उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उन्हें तभी पता चला जब उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीदने की कोशिश की और उन्हें बताया गया कि उन पर यात्रा करने पर प्रतिबंध है। पत्रकार डोंग युआन का मामला सिस्टम की कठोरता का एक चौंकाने वाला उदाहरण है। उन्होंने सीसीपी पर सवाल उठाने वाले लेख लिखे थे। उनकी राय के लिए सजा के तौर पर उनके बैंक खाते
अचानक फ्रीज कर दिए गए। इस सजा ने उनकी आर्थिक स्थिति बर्बाद कर एक साफ संदेश दिया, बोलने का साहस करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनाम और सजा का यह सिस्टम डर का माहौल बनाता है। लोग जल्दी समझ जाते हैं कि एक छोटी सी गलती या अलग राय भी बड़े नतीजे ला सकती है। सजा के डर से कई नागरिक चुप रहते हैं, भले ही उनके पास सही सवाल या चिंताएं हों। लोग जितना अपने करीबियों को छोटी गलतियों पर सजा पाते देखते हैं, उतना ही समझ जाते हैं कि यह व्यवस्था सिर्फ अनुशासन नहीं बल्कि नियंत्रण के लिए है। बढ़ते चीनी नागरिक तय कर रहे हैं कि वे कठोर नियमों के अधीन जीवन नहीं जी सकते। वे बिना डर या सजा के खुद को व्यक्त करने के लिए देश छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर नियम दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं और असहमति को दबाने के लंबे इतिहास को दर्शाते हैं। ये सख्त रवैया और ज्यादा नागरिकों को देश छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। आवाज उठाने वालों की किस्मत में दमन का एक स्पष्ट पैटर्न दिखता है। यह सवाल उठता है कि जब समाज सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले हर व्यक्ति को दंडित करता है तो वह कैसे प्रगति कर सकता है। शू शियांगरण, एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर, ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कड़ी आलोचना करते हुए एक निबंध लिखा था। उनकी बातों को प्रकाशित करने के कुछ दिन बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, इससे अपनी राय रखने वालों पर कितना भयावह प्रभाव पड़ेगा। एक सम्मानित विद्वान की इतनी जल्दी सजा का मतलब है कि अपनी बात कहने के लिए किसी को भी सुरक्षा नहीं है। इल्हाम तोहती उइगर अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। सरकार ने बहस या सुधार की बजाय उन पर अलगाववाद के आरोप लगाकर उम्र कैद की सजा सुना दी। उन पर उइगरों को चीन से अलग कर एक स्वायत्त राज्य बनाने की वकालत करने का आरोप लगा। उनकी कड़ी सजा सिर्फ एक आवाज को चुप कराने के बारे में नहीं थी। यह अल्पसंख्यक अधिकार समर्थकों और सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने वालों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी। क्या किसी को उसके विचारों की वजह से आजादी से वंचित करना उचित है? क्या यह अधिक नहीं है? प्रमुख प्रॉपर्टी टाइकून रेन जेचेंग अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। मार्च 2020 में रेन ने एक निबंध में राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने की आलोचना की। उन्हें नंगा जोकर कहा जो जबरन सम्राट बनने की कोशिश कर रहा है। उनकी बातों के कारण उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया और राज्य सत्ता को उखाड़ने के लिए उकसाने के आरोप में 18 साल की जेल हुई। ये मामले दर्शाते हैं कि असहमति को दबाना केवल कुछ मुखर लोगों को दंडित करने तक सीमित नहीं है। यह सीसीपी द्वारा सभी बातचीत को नियंत्रित करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। डर का माहौल व्यक्तिगत मामलों तक सीमित न होकर बहुत दूर तक फैल जाता है। प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी चीनी नागरिकों द्वारा देश छोड़ने का निर्णय लिया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में देश छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने देश छोड़ने वालों की संख्या और ब्रेन ड्रेन पर नियंत्रण के लिए लंबे समय से यात्रा पर सख्त नियम लागू किए हैं। चीन में यात्रा एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है जिसे सरकार किसी भी समय दे या वापस ले सकती है। कई लोग यात्रा की प्लानिंग में महीने लगा देते हैं। वे पैसे बचाते हैं, दस्तावेज इकट्ठा करते हैं और यात्रा की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। चीन में अन्य देशों के विपरीत विदेश यात्रा के लिए एक विशेष एग्जिट वीजा की आवश्यकता होती है, न कि सिर्फ बस टिकट बुक करने की। इसका अर्थ है कि सरकार के पास यह शक्ति है कि वह निर्धारित करे कि कौन विश्व देख सकता है और किसे देश की सीमाओं के भीतर ही रहना होगा। चीन में अल्पसंख्यक समूहों जैसे उइगर, तिब्बती और राजनीतिक असंतुष्टों पर कड़ी पाबंदियां लागू होती हैं। उनके पासपोर्ट के आवेदन अक्सर बिना सूचना के अस्वीकृत या रद्द हो जाते हैं। कुछ मामलों में एक सदस्य की यात्रा अनुमति अचानक रद्द होने से परिवार बिखर गए। कड़े यात्रा नियमों से परेशान होकर बढ़ती संख्या में चीनी नागरिक देश छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं। कई लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे विदेश में नए अवसरों को तलाशने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। भगवान! यात्रा पर कड़ी निगरानी होने पर नागरिक विदेश में रहने वाले परिवार के साथ काम, पढ़ाई या अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाते। स्वतंत्र रूप से यात्रा न कर पाने की असमर्थता से जीवन सीमित और दमनकारी महसूस होता है। नतीजतन जो लोग बेहतर जीवन की चाह रखते हैं वे अक्सर यह फैसला करते हैं कि चीन छोड़ना, चाहे इसमें कितनी भी चुनौतियां और जोखिम क्यों न हो, उनका एकमात्र विकल्प है। वे यात्रा, शिक्षा और ऐसे समाज में रहने की आज़ादी चाहते हैं जहां उनके अधिकारों का आदर हो। चीन और आसपास के हाई प्रोफाइल मामले दर्शाते हैं कि यात्रा प्रतिबंध कितने व्यापक हैं। मानवाधिकार वकीलों और कार्यकर्ताओं को नो फ्लाई लिस्ट में डालकर उनके काम की वजह से देश छोड़ने से रोका जाता है। ऐसी कई कहानियां हैं, जैसे एक महिला की जिसने कनाडा जाने की कोशिश की लेकिन उसे बिना किसी स्पष्ट कारण के एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। मीडिया रिपोर्टों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आलोचकों और कार्यकर्ताओं को फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया जाता है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ता है, तो एक आम इंसान के लिए
जो बस बेहतर जिंदगी चाहता है उसके लिए क्या उम्मीद बचती है। ये यात्रा प्रतिबंध सिर्फ लोगों को देश छोड़ने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि जनसंख्या पर नियंत्रण बनाए रखने का एक साधन है। सरकार द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध लगाकर संभावित आलोचकों को अलग थलग और निगरानी में रखा जा सकता है। यह रणनीति एक मजबूत संदेश देती है कि अगर आप सरकार को चुनौती देते हैं या अपनी राय व्यक्त करते हैं तो आप यात्रा करने की आजादी खो सकते हैं। ये यात्रा प्रतिबंध ऐसा माहौल बनाते हैं जहां चीन के सबसे प्रतिभाशाली और स्वतंत्र नागरिक भी फंसा हुआ महसूस करते हैं। यात्रा न करने पर सीखने, विचार साझा करने और विदेश में परिवार से मिलने के अवसर खो जाते हैं। अब हम हांगकांग की ओर ध्यान देते हैं, जो चीन के आसन्न पतन की समस्याओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यह शहर एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है जिसके अपने नियम हैं और यह मुख्य भूमि चीन से अलग एक अनूठी स्वशासन प्रणाली रखता है। खैर, कम से कम पहले ऐसा था। 1997 में जब हांगकांग को चीन को सौंपा गया था, तब एक देश दो प्रणाली सिद्धांत पेश किया गया था। इस सिद्धांत ने वादा किया कि हांगकांग चीन का हिस्सा होने के बावजूद अपने कानून, व्यापारिक तरीके और अभिव्यक्ति की आजादी बरकरार रख सकता है। इसका मकसद यह था कि हांगकांग एक बड़े देश में शामिल होने के बावजूद अपनी जीवंतता और स्वतंत्र भावना को बनाए रख सके। समय के साथ कई वादे धीरे धीरे खत्म हो गए, जिससे निवासी सोचने लगे कि क्या शहर अब भी रचनात्मकता और खुले विचार विमर्श के लिए सुरक्षित है। 2020 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया, जो असहमति को अपराध बनाता है, जिसमें अलगाववाद, आतंकवाद और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम करने जैसे अस्पष्ट आरोप शामिल हैं। कानून लागू होने पर वकीलों ने विरोध किया, लेकिन बीजिंग की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन की विशेषता वाले निर्णायक मसौदा कानून की व्याख्या स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करती है कि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की देशद्रोही गतिविधि, देश की संप्रभुता को चुनौती देना, सरकार के खिलाफ संगठित गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां या ऐसी कोई भी कार्रवाई जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो और विदेशी या बाहरी ताकतों द्वारा हांगकांग के मामलों में हस्तक्षेप को सख्ती से रोका और नियंत्रित किया जाए। इस कानून के लागू होने के बाद यहां तक कि शांतिपूर्ण विरोध और साधारण आलोचना को भी अपराध माना जा सकता है। मीडिया टाइकून जिमी लाई जैसी प्रमुख हस्तियों को भी स्वतंत्रता की मांग के अपराध में आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है। इससे हांगकांग में डर का माहौल और गहरा हो गया है। प्रदर्शनकारियों, जो कभी उम्मीद और प्रतिरोध का प्रतीक थे, को अब तुरंत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। गिरफ्तारियां आम हो गई हैं और शहर की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के रूप में पहचान धीरे धीरे कम हो रही है। इस कठोर रवैये ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हांगकांग फिर कभी पहले जैसा जीवंत और स्वतंत्र शहर बन पाएगा। स्वायत्तता की कमी का हांगकांग के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है। हजारों नागरिक जो कभी अपने लोकतांत्रिक जज्बे पर गर्व करते थे, अब अपने विचार व्यक्त करने या सार्वजनिक जीवन में भाग लेने में असुरक्षित महसूस करते हैं। इस डर ने कई लोगों को यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ताइवान जैसे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया है। दमनकारी कानूनों के कारण उन्हें अपना एकमात्र घर छोड़ना पड़ता है और उनकी आवाज दबा दी जाती है। हांगकांग में आज कई लोगों के लिए यह एक कड़वा सच है और बीजिंग के लिए एक डरावनी भविष्यवाणी। हांगकांग से बड़े पैमाने पर पलायन के आंकड़े स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एक साल में जनसंख्या में लगभग 1.2% की गिरावट आई है, जो स्वतंत्रता की भावना में चिंताजनक कमी दर्शाती है। हांगकांग अपने प्रतिभाशाली पेशेवरों, कुशल श्रमिकों और अनूठी सांस्कृतिक विविधता को खो रहा है, जो इसे कभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक बनाती थी, क्योंकि अधिक नागरिक जाने का फैसला कर रहे हैं। इसका जाना शहर की पहचान और प्रतिष्ठा को कमजोर करता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां लोग खुले तौर पर विचार साझा कर सकते हैं और निडर होकर अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। इन प्रतिभाशाली दिमागों के जाने से एक ऐसी खाली जगह बन जाती है जिसे पैसा और संसाधन भी नहीं भर सकते, जिससे नवाचार और रचनात्मकता में रुकावट आ जाती है। स्थानीय व्यवसायों को नुकसान होता है क्योंकि नई ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है, और शहर को नए निवेश आकर्षित करने में मुश्किल होती है। यह प्रवृत्ति
एक कठिन सवाल खड़ा करती है। हांगकांग कैसे आगे बढ़ सकता है जब उसके स्वतंत्र भविष्य की आशा खत्म होती जा रही है? हांगकांग की मध्यम होती चमक बीजिंग में माहौल बनाती है, क्योंकि और भी ज्यादा चीनी नागरिक अपना वतन छोड़ रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह सामूहिक पलायन क्या चीन की कई समस्याओं के बीच उसके पतन का संकेत है। हालिया आंकड़ों के अनुसार अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देशों में वीजा आवेदन और मंजूरी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बेहतर आर्थिक अवसरों का वादा पलायन का एक कारण है। अमेरिका और कनाडा की अर्थव्यवस्थाएं विविध हैं, साथ ही मजबूत नौकरी बाजार और शिक्षा प्रणाली भी है। उच्च जीवन स्तर प्रदान करता है, जबकि ताइवान अपने स्वागतपूर्ण माहौल और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के सम्मान के लिए जाना जाता है। कई चीनी नागरिकों का मानना है कि उनके देश में अब वे अवसर या आजादी नहीं है जो पहले थी। चीन के कड़े कानून जैसे यात्रा और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन बनाते हैं। इससे कई लोग एक बेहतर और स्वतंत्र भविष्य की खोज में देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। चीन में कई नागरिकों को महसूस होता है कि उनकी सरकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सख्त नियंत्रण, बढ़ती निगरानी और सेंसरशिप के कारण बिना डर के जीना मुश्किल हो गया है। हालिया शोध बताते हैं कि कुछ शहरी क्षेत्रों में 70% से अधिक लोग मानते हैं कि राजनीतिक नियंत्रण बहुत कठोर हैं और लगभग 50% का मानना है कि ये प्रतिबंध उनकी निजी और व्यावसायिक प्रगति को सीमित करेंगे। यह दमनकारी माहौल विशेषकर बुद्धिजीवियों और व्यापारिक पेशेवरों पर असर डाल रहा है। कई लोग खुली चर्चा और नवाचार पर निर्भर हैं। स्वतंत्रता के सिमटने से लोग अपने कौशल और विचारों के उपयोग के लिए अवसरों की तलाश में अन्यत्र जाने पर मजबूर हैं। यह प्रवृत्ति उस स्थिति में योगदान देती है जिसे विशेषज्ञ ब्रेन ड्रेन कहते हैं। अनुमानों के मुताबिक पिछले 10 सालों में चीन की शीर्ष प्रतिभा का करीब 10% विदेश चला गया है। क्या यह चिंताजनक नहीं है कि एक देश अपनी मानव पूंजी का महत्वपूर्ण हिस्सा खो सकता है? इन नागरिकों की यात्रा में कई चुनौतियां होती हैं। चीन से प्रवासन करने वालों को नए देश में बसने में अनेक अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विदेश जाने पर लोगों को प्रायः नए घर में सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नई भाषा सीखना, अलग सामाजिक मानदंडों और अनजानी परंपराओं के अनुसार ढलना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। वास्तव में सर्वेक्षण बताते हैं कि लगभग 60% नए प्रवासियों को भाषा की समस्या होती है और 40% से अधिक को नई संस्कृति में घुलने मिलने में दिक्कत आती है। खाना ऑर्डर करना या कपड़े खरीदना जैसे साधारण काम भी स्थानीय रीति रिवाजों की अनभिज्ञता के कारण उलझन भरे हो सकते हैं। जो लोग चीन छोड़ने का साहसिक कदम उठाते हैं, उनके लिए सीमा पार करने के बाद एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विदेश में बसना कठिन होता है। सुरक्षित लगने वाले देशों में भी कई समस्याएं होती हैं। कई देशों में राजनीतिक तनाव और कड़ी सीमा सुरक्षा के कारण प्रवासियों के लिए शरण लेना या शांति से बसना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त शरण देने वाला देश पहले से ही अपनी समस्याओं से जूझ रहा हो सकता है और एकाएक बड़ी तादाद में नए लोगों का सामना करने के लिए तत्पर नहीं हो सकता। चीनी प्रवासी अक्सर विदेश में भी चीनी सरकार की निगरानी का सामना करते हैं। कुछ व्यक्तियों पर अभी भी उनके पिछले संबंधों या राजनीतिक विचारधाराओं के कारण निगरानी रखी जाती है। इन बाधाओं के बावजूद कई लोग पाते हैं कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में निखरी उनकी कौशल और कार्य नैतिकता तकनीक, शिक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में जल्दी ही कीमती साबित होती है। सिलिकॉन वैली में चीनी पेशेवर तकनीकी कार्यबल का लगभग 15% है और नवाचार एवं प्रगति में अहम योगदान देते हैं। लगभग 20% उच्च शिक्षित चीनी प्रवासी अपनी योग्यता से कम स्तर की नौकरियों में काम करते हैं। कुछ कार्यकर्ता और असंतुष्ट लोग उत्पीड़न के डर के साथ ताइवान जैसे स्थानों की ओर भागते हैं, जहां वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आशा करते हैं। तो शायद अब समय आ गया है कि हम यह सोचें कि अगर चीन की समस्याएं और भी बढ़ती रहीं तो क्या होगा। खासतौर पर चीन के पतन का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में बहुत महत्वपूर्ण है। चीन की आर्थिक गिरावट वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है और इससे रोजमर्रा की चीजों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और घरेलू सामान के निर्माण और आपूर्ति में बदलाव आ सकता है। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार बाजार में गिरावट आने पर उतार चढ़ाव और जोखिम प्रीमियम में 20% तक की वृद्धि हो सकती है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा ध्वस्त हो जाता है तो इसके प्रभाव तीव्रता से व्यापार और निवेश निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं चीन के विशाल
विनिर्माण क्षेत्र से गहराई से जुड़ी हैं, इसलिए थोड़े समय की उत्पादन रुकावट भी दुनिया भर में लागत को 10-15% तक बढ़ा सकती है। सोचिए, अगर उत्पादन में देरी से दुकानों की चीजें महंगी होती हैं या जो चीजें आसानी से मिलती थीं अचानक दुर्लभ हो जाती हैं, तो उपभोक्ताओं और व्यवसायों का रोजमर्रा जीवन प्रभावित होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के गहरे जुड़ाव के कारण एक देश की समस्या जल्दी ही सभी के लिए बड़े आर्थिक मुद्दे पैदा कर देती है। चीन की उत्पादन प्रणाली में किसी भी कमजोरी का असर छोटी दुकानों से लेकर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सब पर पड़ता है। चीन में पूरी तरह से गिरावट की संभावना वैश्विक वित्तीय प्रणाली में और भी ज्यादा अनिश्चितता लेकर आती है। बैंक, निवेश फंड और अन्य वित्तीय संस्थान अचानक डिफॉल्ट जोखिमों में बढ़ोतरी और अपनी संपत्तियों के मूल्य में अप्रत्याशित बदलाव का सामना कर सकते हैं। चीन के सबसे बड़े जोखिमों में से एक उसका रियल एस्टेट बाजार है, जो देश के कुल कर्ज का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। प्रॉपर्टी बाजार के तनाव के संकेत स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को वित्तीय नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाजदार परिवर्तनों के अनुसार खुद को ढालने से निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है, जिससे कंपनियों को वृद्धि के लिए कर्ज लेना मुश्किल हो सकता है। यह वित्तीय अस्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के अन्य भागों में फैल सकती है, जिसके ठीक होने में वर्ष लग सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शक्ति संतुलन में दीर्घकालिक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से चीन विनिर्माण का अग्रणी देश रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी अहम भूमिका रही है। चीन की अर्थव्यवस्था विफल होने पर अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं नए उत्पादन केंद्र बन सकती हैं। यह बदलाव दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नवाचार और सहयोग की नई संभावनाओं वाले नए नेता उभर सकते हैं। हालांकि इस परिवर्तन काल में अनिश्चितता भी बनी रहेगी। निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक नई वास्तविकता के अनुसार खुद को ढालना होगा, जहां पुराने व्यापार पैटर्न लागू नहीं होंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया संतुलन खोजना होगा। इन आर्थिक समस्याओं के केंद्र में करोड़ों चीनी नागरिकों का रोजमर्रा का जीवन है, जिन्हें अपने भविष्य के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। नौकरियों की कमी और सार्वजनिक सेवाओं की विफलता का परिवारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक समस्याओं की निजी लागत काफी अधिक होती है, जो प्रायः सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनती है। कई नागरिक, खासकर युवा और कुशल कामगार, देश छोड़ना ही अपने बेहतर जीवन का एकमात्र मौका मानते हैं। चीन की घटती आर्थिक विकास दर, संपत्ति और विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ती समस्याओं के कारण देश की आर्थिक नींव कमजोर हो रही है। ये स्थानीय बाजार की समस्याएं अलग थलग नहीं है। इनका डोमिनो प्रभाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। जब दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति गिरने लगती है, तो इसके प्रभाव वित्तीय दुनिया के कोने कोने में फैलते हैं। व्यवसायों को बढ़ती लागत और उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों की चिंता सताती है। चीन का संभावित पतन वैश्विक स्तर पर व्यापार बाधा, उत्पादन लागत वृद्धि और आर्थिक तनाव जैसे परिणाम लाएगा। चीनी नागरिकों के देश छोड़ने से देश की प्रतिभा का भंडार घट रहा है, जिससे उद्योग और वित्तीय बाजार प्रभावित हो रहे हैं। निवेशकों और नीति निर्माताओं को उस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, जहां पुराने व्यापारिक सिस्टम अब काम नहीं करेंगे, जिससे व्यवसायों को नई आर्थिक वास्तविकताओं के अनुसार खुद को ढालना पड़ेगा। पूरी दुनिया चिंतित होकर देख रही है, क्योंकि चीन के बाजार कमजोर हो रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है और अस्थिरता बढ़ती जा रही है।